नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। तो सुबह के बज चुके हैं 9 और आप सभी को पता है कि 9 बजे एक बहुत बेहतरीन हमारी क्लास स्टार्ट होती है। जैसे कि मैं बात करूं आपका सेवक बैच, पायलट और जीके लक्ष्य बैच में, ठीक है ना। और हिस्ट्री की ये क्लास होती है जैसे कि आप बाकी डेज से करते भी आ रहे हैं। तो जल्दी से एक बार सभी जुड़ जाएंगे। रामा कुमार यादव हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आपकी स्वीकार होगी बहुत बढ़िया तरीके से। चलो, बहुत बढ़िया। और सेविंदर जी, केसपाल सर को औरैया की धरती से सादर प्रणाम। तो सादर प्रणाम आपकी जो होगी। उमेश चौधरी जी भी हमारे साथ हैं, पंकज जी हैं, प्रभात कुमार हैं, अवनीश कुमार जी हैं, राम राम जी, गुरुदेव जी राम राम, आपकी स्वीकार है। रामेश्वर पांडे जी प्रयागराज का गुड मॉर्निंग एक्सेप्ट कर लो सर जी, तो गुड मॉर्निंग आपकी स्वीकार है। योगेश जी हरियाणा की धरती से जो है सादर प्रणाम, तो आप सभी की सादर प्रणाम यहाँ पर होगी स्वीकार। और मेरे प्यारो, इसी के साथ आज जो हमारा टॉपिक होगा, राम निवास बघेल, गुड मॉर्निंग सर, ग्वालियर की धरती से। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा मेरे प्यारो आधुनिक भारतीय इतिहास। बोले तो मॉडर्न हिस्ट्री आज हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री में भी मैं आपको लेकर चलूंगा मुगल साम्राज्य का पतन। पहले क्योंकि जोड़ देंगे ना, अभी औरंगजेब की जैसे ही मृत्यु होती है तो यदि मैं बात करूं उत्तरोत्तर जो मुगल काल प्रारंभ हो जाता है, तो यहीं से मैं करूंगा। और फिर इसी के बाद जो है यूरोपियों का भारत में आगमन हम करेंगे बहुत ही शालीनता के साथ, जैसे कि हम करते भी आ रहे हैं। तो चलते हैं आधुनिक भारतीय इतिहास या आधुनिक भारत की यदि मैं बात करूं, तो आप बता रहे होंगे मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। कौन सा होगा सर जी, तो आप बता देना। आधुनिक भारत। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा आधुनिक भारत। और आधुनिक भारत में भी यदि मैं बात करूं, तो सर जी टॉपिक होगा आपका क्या होने वाला है, मॉडर्न इंडिया, ठीक है ना। आधुनिक भारत है ना, तो हम बता देंगे सर जी मॉडर्न इंडिया। इस तरीके से आप कर रहे होंगे। कौन से इंडिया की बात होगी, मॉडर्न इंडिया, ये कर देना है। ठीक है, मॉडर्न इंडिया हम पढ़ेंगे। और इस मॉडर्न इंडिया में भी यदि मैं बात करूं, तो आप पढ़ रहे होंगे सर जी मुगल साम्राज्य का पतन, फेल ऑफ द, यदि मैं बात करूं मुगल एम्पायर, ठीक है। तो हम जो है आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सर जी मुगल साम्राज्य का पतन। इस तरीके से आपको लिख देना है। कौन से साम्राज्य की बात होगी, तो मैं तो बता दूंगा सर मुगल साम्राज्य का पतन। इस तरीके से आपको हेडिंग डाल देना है, मुगल साम्राज्य का पतन, ठीक है। अब यदि बात करूं फेल ऑफ द मुगल एम्पायर, आप जो है कर देंगे, क्या कर देंगे सर, फेल ऑफ द क्या होगा, तो हम बताएंगे सर जी मुगल। इस तरीके से कर देना है, फेल ऑफ द मुगल एम्पायर, क्या होगा सर जी, एम्पायर, ठीक है। तो ये हम कर रहे होंगे बढ़िया तरीके से। और मैं आशा करूंगा कि हर पॉइंट आपकी समझ में आएगा और बड़े बेहतरीन तरीके से हम करते भी इसे चलेंगे, ठीक है। चलो जी मित्रों, 3 मार्च 1707 ईस्वी को अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के साथ ही एक नवीन युग का आरंभ हो जाता है। के मार्च की बात तो होगी, यदि मैं मुगल साम्राज्य के यहाँ पर पतन की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यदि मैं बात करूं 3 मार्च 1707 ईस्वी में अहमदनगर में अहमदनगर में हुई थी औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मेरे प्यारों इस मुगल साम्राज्य में एक नवीन पद का या पदावरण होता है। चलो, तो लिखते भी सभी के सभी साथ के साथ चलेंगे। और मैं आशा करूंगा हर पॉइंट आपकी समझ में तो आएगा ही आएगा, ठीक है। चलो, के मार्च की बात है सर, तो आप डाल देंगे 3 मार्च की बात होगी।
और वर्ष कौन सा होगा? 1707। 3 मार्च 1707 ईस्वी को इस तरीके से आपको लिख देना है। कै मार्च की बात है? 3 मार्च 1707 ईस्वी को अहमदनगर में, ठीक है ना, 3 मार्च 1707 ईस्वी को कौन से नगर की बात होगी मेरे लाडलो? तो मैं बता रहा हूंगा अहमदनगर में, ये आपको कर देना है। अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही किसकी मृत्यु की बात होगी? तो हम बता रहे होंगे सर औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही, इस तरीके से कर दे। अरे औरंगजेब की क्या होगा सर जी? तो आप बता देना मृत्यु के साथ ही। बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन है, पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि मार्च को मृत्यु हो जाती है? 3 मार्च 1707 ईस्वी को अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही भारतीय इतिहास में एक नए युग का पदावरण होता है। मृत्यु के साथ ही तो आप बताएंगे सर जी भारतीय इतिहास में कौन से इतिहास की बात कह दी? तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ भारतीय इतिहास में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो भारतीय इतिहास में एक नवीन युग का, नवीन माने क्या होता है सर जी? नया, नवीन युग का, ये आप बता रहे होंगे कौन से युग की बात होगी? नवीन युग का पदार्पण हुआ, ठीक है ना, जिसे उत्तरोत्तर मुगल काल के नाम से भी जाना जाता है। नवीन युग का क्या हो जाता है? तो आप बताएंगे सर जी ऐसे लिख देना है पदार्पण हुआ, ठीक है, जिसे हुआ। ये अपने में बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा और जिसे यदि मैं बात करूं उत्तरोत्तर मुगल काल के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लिख देंगे सर जी जिसे उत्तरोत्तर कौन सा होगा? तो आप बता रहे होंगे जिसे उत्तरोत्तर मुगल काल के नाम से, मुगल काल के नाम से जाना जाता है। मुगल काल के नाम से जाना जाता है। नाम से क्या होता है सर जी? नाम से जाना जाता है। आएगा क्वेश्चन तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे। अभी तो यहां तक तो आपका जो है चल रहा है, उत्तरोत्तर मुगल काल के नाम से जाना जाता है। मित्रों जैसे ही 93 वर्ष की अवस्था थी किसकी? औरंगजेब की। सबसे वृद्ध मरा था 93 ईयर की अवस्था में। और जब इसके बाद जो है बहादुर शाह प्रथम की यदि मैं बात करूं तो जब वो गद्दी पर बैठा था, लेकिन अंतिम मुगल सम्राट बहादुर, अरे भैया पहले सुन लो यहाँ, ठीक है, ये ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ना है। मैंने की है उत्तरोत्तर मुगल काल, ये इसके साथ ही जैसे औरंगजेब की मृत्यु होती है तो उत्तरोत्तर मुगल काल स्टार्ट हो जाता है। ये मैं बात कह रहा हूं, इतना ज्यादा आगे को मत भागो। ये तो मुझे पता है कि बहादुर शाह जो है सेकंड था या प्रथम था। पहले जो मैं करवा रहा हूं उसे ही लिखो, ठीक है। मित्रों जैसे ही इसकी मृत्यु होती है तो इसका जो बहादुर शाह प्रथम पुत्र राजगद्दी पर आसीन होगा। पहले तो किसका युद्ध होता है? उत्तराधिकारी का। 63 वर्ष की अवस्था में सबसे वृद्ध मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम, क्योंकि पिताजी ही 93 वर्ष की अवस्था में मर रहे हैं, तो इसके औरंगजेब के तुरंत बाद जो गद्दी पर आता है तो आप बता रहे होंगे सर जी बहादुर शाह प्रथम। ये आप बताएंगे कौन से औरंगजेब की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठेगा? बहादुर शाह प्रथम आप बताएंगे। और इनके समय की यदि मैं बात करूं तो 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक। बहादुर शाह प्रथम की यदि मैं बात करूंगा तो आप बता रहे होंगे सर इसका समय तो 1707 से 1712 ईस्वी तक था, ठीक है ना। 1707 से यदि मैं बात करूं तो आप बता देना 1712 ईस्वी तक किसके समय की बात होगी? तो हम बता रहे होंगे सर जी बहादुर शाह प्रथम की। और ये बात समझ में? तो औरंगजेब के बाद जो गद्दी पर बैठेगा वो नाम होगा सर जी, हाँ, वो नाम होगा बहादुर शाह प्रथम। इसके जन्म की बात करूं तो 14 अक्टूबर 1643 ईस्वी को बुरहानपुर, और बुरहानपुर पड़ता है मध्य प्रदेश में, हुआ था। तो पहले मैं इसके जन्म की यदि मैं बात करूं सर इसका जन्म कब होता है तो आप बता रहे होंगे जन्म, हाँ, तो भैया 14 अक्टूबर की बात है कि अक्टूबर होगा तो मैं लिख दूं 14 अक्टूबर सर, मतलब कि 14 अक्टूबर की बात थी, वर्ष था 1643 ईस्वी।
वर्ष कौन सा होगा 1643 ईस्वी को। ये आप बता रहे होंगे बुरहानपुर में। कहा तो मेरे प्यारो आप बता देना, बुरहानपुर में इसका जन्म होता है, बुरहानपुर। और ये बुरहानपुर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। और किसका जन्म हो जाता है? तो आप बता रहे होंगे सर जी, जन्म हो जाता है मेरे प्यारो बहादुर शाह प्रथम का। कौन से प्रथम की यहां पर बात की गई है? बहादुर शाह प्रथम। पिता का नाम तो औरंगजेबी है, लेकिन माता के नाम की यदि मैं बात करूं तो आप बता देना, माता का नाम तो नवाब बाई था। इनकी माता का नाम हमसे पूछा गया तो हमने बता दिया सर जी, इनकी माता का नाम था नवाब बाई। इसकी माता का नाम तो आप बताएंगे बहादुर शाह प्रथम। इनका नाम था मौजम था। अभी मैं सारी चीजें बता चल रहा हूं, ठीक है ना। चलो, तो ये आप बताएंगे माता का नाम क्या था, तो आप बता देना सर जी, इनकी माता का नाम नवाब बाई था। अब औरंगजेब के पुत्रों की यदि मैं बात करूं तो आप यहां लिखेंगे सर औरंगजेब के पुत्र। किसकी बात होगी? तो यहां पर आपको लिख देना है औरंगजेब के पुत्र। इस तरीके से आपको लिखना होगा औरंगजेब के पुत्र मोहम्मद मौजम, मोहम्मद आजम और मोहम्मद काम जो है वक्स। इस तरीके से हम बताएंगे। एक बड़े पुत्र का नाम तो मोहम्मद मौजम था। इस तरीके से आपको लिख देना है। कौन सा सर जी? तो आप बताएंगे मोहम्मद मौजम। ये आपको कर देना है मोहम्मद मौजम। एक पुत्र का नाम क्या था सर जी? मोहम्मद आजम। एक इससे छोटे का नाम क्या था? मोहम्मद आजम। इस तरीके से ये कौन है? ये औरंगजेब के पुत्र हैं। एक का नाम था सर जी मोहम्मद काम वक्स। ठीक है, कौन सा होगा? तो आप बता रहे होंगे एक पुत्र का नाम होगा मोहम्मद काम वक्स। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, मोहम्मद काम वक्स। इस तरीके से आप बता देंगे। एक पुत्र का नाम, बड़े पुत्र का नाम क्या था? मोहम्मद मौजम, जो बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा है। मोहम्मद आजम और मोहम्मद काम बख्श, ये तीन पुत्र तो जिंदा थे, लेकिन मेरे प्यारो औरंगजेब की नीतियों के प्रबल विरोधी, एक का नाम था मोहम्मद अकबर और एक का नाम था मोहम्मद सुल्तान, जो औरंगजेब की मृत्यु से पहले ही वो मर चुके थे। क्योंकि अकबर ने, जो मोहम्मद अकबर था, उसने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। आप सभी को पता भी होगा, औरंगजेब के विरुद्ध। ठीक है ना। तो मैं आपको बताऊं, औरंगजेब की नीतियों के प्रबल विरोधी उसके पुत्र मोहम्मद अकबर में मोहम्मद सुल्तान की मृत्यु औरंगजेब से पहले ही हो गई थी। तो ये तो तीन पुत्र तो जिंदा थे। और मैं आपको बता दूं, यही लिख देना है औरंगजेब की नीतियों के प्रबल विरोधी। किसकी बात होगी सर? तो इस तरीके से छाप रहे होंगे, औरंगजेब की नीतियों के, किसकी बात है सर? औरंगजेब की जो नीतियां हैं, औरंगजेब की नीतियों के प्रबल विरोधी। और प्रबल विरोधी कौन होंगे? तो आप बता रहे होंगे औरंगजेब की नीतियों के प्रबल विरोधी मेरे प्यारो, प्रबल विरोधी मोहम्मद, इस तरीके से लिख देना है मोहम्मद अकबर। एक तो मोहम्मद अकबर था, मोहम्मद अकबर वे मैं बात करूं मोहम्मद सुल्तान की मृत्यु मेरे लाडलो, किसकी मृत्यु की बात होगी? मोहम्मद सुल्तान की मृत्यु। इस तरीके से लिख देना है मोहम्मद सुल्तान की मृत्यु औरंगजेब से पहले ही हो गई थी। औरंगजेब से, इस तरीके से लिख देना है। किससे सर जी? औरंगजेब से। ठीक है, औरंगजेब से पहले ही हो गई थी, औरंगजेब से पहले ही हो गई थी। तो ये आप बताएंगे बढ़िया तरीके से। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे। मित्रों, जिस समय औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, तो औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में 21 प्रांत थे। कितने? 21 प्रांत बता रहे होंगे। अफगानिस्तान काबुल में, मतलब काबुल जो अफगानिस्तान, और उत्तर भारत में 14 प्रांत थे और दक्षिण भारत में 6 प्रांत
औरंगजेब के अधीन थे। कितना बड़ा साम्राज्य, अफगानिस्तान से लेकर मेरे प्यारो भारत में, भारत तक, ये मैं बात बता रहूंगा। तो ये आपको बता दिया। वैसे तो 5 पुत्र थे, लेकिन 2 जो पुत्र थे, मोहम्मद अकबर और मोहम्मद सुल्तान की मृत्यु औरंगजेब की मृत्यु से पहले ही हो चुकी थी। लेकिन बाद में जब औरंगजेब मरता है तो 3 पुत्र जिंदा है, मोहम्मद मौजम, मोहम्मद आजम, मोहम्मद कामबख्श। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। चलो, औरंगजेब की मृत्यु के समय मैं यदि बात करूं, किसकी मृत्यु की बात होगी, तो सर आप बता रहे होंगे औरंगजेब। ये आपको बता देना है, औरंगजेब की मृत्यु के समय। बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन होगा, जब आएगा तो आप बताएंगे औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में, मेरे प्यारो किसके समय की बात होगी, तो औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में। कौन से साम्राज्य में, तो आप बता रहे होंगे सर जी मुगल साम्राज्य में 21 प्रांत थे। मुगल साम्राज्य में 21 प्रांत थे। ये आपको बता देना है, कितने प्रांत थे, 21 प्रांत थे। जब औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में 21 प्रांत थे, जिसमें अफगानिस्तान काबुल में, यदि मैं बात करूं सर जी, जिसमें अब जिसमें कौन कौन होंगे, तो आप बता रहे होंगे सर जी, जिसमें अफगानिस्तान में, मतलब अफगानिस्तान जो है ना, अफगानिस्तान कहाँ पड़ता है सर जी, काबुल, मतलब कि काबुल में पड़ता है। तो अफगानिस्तान में काबुल पड़ता है, तो काबुल पर अधिकार था अफगानिस्तान, मतलब काबुल, ऐसे लिख देना है। उत्तर भारत में मेरे प्यारों के कौन से भारत की बात होगी, तो आप बताएंगे उत्तर भारत में 14 प्रांत, ये छाप देना है। उत्तर भारत में कितने प्रांत थे, 14 प्रांत। तथा यदि मैं बात करूं दक्षिण भारत में, कौन सी भारत की बात होगी मेरे प्यारों, तो मैं यहां पर बता रहूंगा सर जी, आप बता देना दक्षिण भारत में, ये लिख देना है। दक्षिण भारत में कितने, तो 6 प्रांत। दक्षिण भारत में कितने थे सर जी, 6 प्रांत। अब देखो 14 और 6 कितने हो गए, 20, और जी के एक काबुल हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 21 हो गए। और दक्षिण भारत में 6 प्रांत में बात करूं, तो औरंगाबाद, ठीक है ना, बरार, इस तरीके से आपको बता देना है, बीजापुर, हैदराबाद, तेलंगाना, ये प्रांत थे। ठीक है, तो आपको ये क्या क्वेश्चन क्लियर हो सकते हैं क्या, हो जाएंगे। ठीक है, 6 प्रांत, मतलब उत्तर भारत में 14 प्रांत तथा दक्षिण भारत में 6 प्रांत थे। ये किसके अधीन थे, औरंगजेब के। मित्रों, ये पूछे जाते हैं कि किस मुगल बादशाह के समय मुगल साम्राज्य में सबसे ज्यादा प्रांत थे, तब आप बता रहे होंगे सर जी, तो औरंगजेब के समय। ठीक है ना, चलो, किसके समय थे, औरंगजेब के। दक्षिण भारत में 6 प्रांत, उत्तर भारत में 14 प्रांत, और एक जो है काबुल था। ठीक है, चलो, हाँ ठीक है। चलो, अब यहां तक पॉइंट आपके समझ में आया होगा बढ़िया तरीके से, हाँ सर आ गया। मित्रों, उस समय की यदि मैं बात करूं, ये जो 3 पुत्र हैं, 3 पुत्रों की यदि मैं बात करूं, तो मोजम काबुल का, आजम गुजरात का, और काम बख्श उस समय बीजापुर का सुल्तान था। ठीक है ना, तो आप बता रहे होंगे सर जी, उस समय की बात करूं जिनमें, यदि आप लिख देंगे सर, जिनमें, अब इन इन प्रांतों की बात होगी जिनमें, इस तरीके से लिख देना है। मौजम की बात होगी तो काबुल का, इस तरीके से लिख देना है सर, जिनमें मौजम, मौजम कहाँ का था, तो आप बताएंगे सर जी काबुल का। मौजम काबुल का, ये आपने लिखा, बहुत बढ़िया। आजम गुजरात का, आजम कहाँ का होगा सर जी, तो आप बता रहे होंगे आजम जो था ना, मोहम्मद आजम, आजम गुजरात का, गुजरात का, ठीक है जी, गुजरात का। तथा आप बता देना जो काम वक्स है, मेरे प्यारो कौन सा वक्स होगा, काम वक्स, इस तरीके से। आजम गुजरात तथा काम वक्स बीजापुर का, ये आपको बता देना है, कहाँ का सर जी, बीजापुर का जो है सूबेदार था उस समय, जिस समय औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, सूबेदार था। होता क्या है मेरे प्यारो, सबसे पहले आजम को पता चलती है, क्या, आजम को पिता की मृत्यु की खबर जैसे ही मिलती है, ठीक है ना, तो मोहम्मद आजम अहमदनगर पहुंचा, और पिता का अंतिम संस्कार करने के बाद
अपने आप को मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अपने आप को क्या कर दिया? मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ठीक है, तो अपने आप को यदि मैं बात करूं किसका, तो आप बता देना इसने, आजम ने अपने आप को मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। पता चलती है मुअज्जम को भी और फिर काम बख्श को भी, फिर इन्होंने भाई साहब आगरा और दिल्ली की तरफ प्रस्थान करना स्टार्ट किया। और मेरे प्यारो, एक उत्तराधिकारी का युद्ध होता है, जाजऊ का युद्ध। कौन सा? बड़ा बेहतरीन होगा, पूछा जाता है, ठीक है ना, जाजऊ युद्ध, जाजऊ का युद्ध। अब ये जाजऊ, हाँ, तो पहले मैं बात करूं सर इस जाजऊ युद्ध की, जो 18 जून 1707 ईस्वी को होता है। यदि बात की जाएगी सर जी कै जून की, तो आप बता देना 18 जून 1707 ईस्वी को मेरे प्यारो जाजऊ का युद्ध हो गया। किस किस के बीच हुआ है? तो मैं बताऊं सर, मोहम्मद, इस तरीके से लिख देना है। यदि मैं बात करूंगा मोहम्मद मौजम, इस तरीके से लिख देना है, मोहम्मद मौजम बे, दोनों भाई आमने सामने हैं आज उत्तराधिकारी के युद्ध में, मोहम्मद आजम, ठीक है ना, दोनों के बीच, दोनों भाइयों के बीच जाजऊ का युद्ध होता है। तो बैटल ऑफ, बोलूं तो जाजऊ, 18 जून 1707 ईस्वी को मोहम्मद मौजम व मोहम्मद आजम के बीच यह युद्ध हुआ। मेरे प्यारो, जैसे ही युद्ध होता है, इस युद्ध में मोहम्मद आजम क्या है सर जी? मारा जाता है। इस युद्ध में मैं बात करूं, मोहम्मद आजम मारा जाता है। मेरे लाडलो, मोहम्मद आजम मारा गया। जाजऊ का युद्ध ये कहाँ? आगरा से 20 मील दूर सामूगढ़ के निकट अवस्थित होगा। ये जाजऊ का मैदान भी यदि मैं बात करूं, तो आप बता देना सर जी, आगरा से, किससे? आगरा से 20 मील दूर, ये लिख देना, जाजऊ का मैदान कहाँ पड़ता है? तो आगरा से 20 मील दूर मेरे प्यारो, आगरा से कितना? 20 मील, 20 मील दूर, आगरा से 20 मील दूर यदि मैं बात करूं, तो जो है सामूगढ़ के निकट, मील दूर किसके निकट की बात होगी? तो सामूगढ़ के निकट। ठीक है, तो ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। सामूगढ़ के निकट ये जाजऊ का युद्ध था, और इसमें कौन? मोहम्मद मौजम मेरे प्यारो बहादुर साहब प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठेगा। आगे चलते हैं, पॉइंट आपके समझ में आया होगा। मित्रों, 1709 ईस्वी में बीजापुर के युद्ध में अपने दूसरे भाई काम बख्श को भी मार डाला। किसने? तो आप बता रहे होंगे, मोहम्मद मौजम ने सर जी। ठीक है, चलो, तो आप बता देंगे सर 1709 ईस्वी में कौन से वर्ष की बात होगी? तो हम बताएंगे 1709 ईस्वी में, ये बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन होगा। 1709 ईस्वी में, ठीक है ना, दूसरे भाई काम बख्श को, इस तरीके से लिख देना है, दूसरे भाई, और दूसरे भाई का नाम क्या होगा? तो आप बता रहे होंगे सर, दूसरे भाई काम वक्स को, इस तरीके से आपको लिख देना है। कौन से वक्स की बात होगी? तो सर काम वक्स को, इस तरीके से बता रहे होंगे, काम वक्स को बीजापुर के युद्ध में, ठीक है ना, बीजापुर के युद्ध में मार डाला। किसमें मार डाला? बीजापुर के युद्ध में मार डाला। अब भाई साहब, अब गद्दी पर कौन है? तो अब तो गद्दी पर मात्र जो है मोहम्मद मुअज्जम बैठेगा, और बहादुर साहब प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठता है मेरे प्यारो, जिसने बहादुर शाह की उपाधि धारण की है। यदि मैं मोहम्मद मुअज्जम की बात करूं, ये किस उपाधि से? तो आप बता रहे होंगे सर, बहादुर शाह की उपाधि से, बहादुर शाह प्रथम, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, बहादुर शाह की उपाधि से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, बहादुर शाह की उपाधि इसने धारण की है, बहादुर शाह की उपाधि। और इसका अन्य नाम, यदि मैं बात करूं, इसका अन्य नाम भी हमसे पूछ लिया जाता है, तो शाह ए वे खबर, आप बता रहे होंगे अन्य नाम क्या होगा? साहेब वे खबर। आप इस तरीके से भी बता रहे होंगे, सर इसका अन्य नाम क्या है? तो हम बताएं कि हाँ, साहे, सहा ए, ऐसे भी लिख देंगे, बेखबर, इस तरीके से आप बता रहे होंगे अन्य नाम क्या था? साहेब बेखबर। साहेब बेखबर के नाम से इसे जाना जाता था।
किसे सर जी? मोहम्मद मोजम को। सर दूसरे भाई को किस लिए मार डाला? वो भी तो लड़ रहा है गद्दी के लिए। काम बख्श भी तो गद्दी के लिए लड़ेगा, तो खत्म कर दिया उसको भी। ठीक है, अब अकेला बच्चा है, गद्दी पर बैठ जाता है। अब इसके जो कार्य, मैत्रीपूर्ण कार्य, मतलब कि जब गद्दी पर बैठ गया तो इसने क्या क्या कार्य किए? मतलब कार्य तो बहुत अच्छे थे, लेकिन इसके बाद जो उत्तराधिकारी हैं धीरे धीरे वो पतन की तरफ जो है, ये मुगल साम्राज्य, जो मुगल एम्पायर है, ये किसकी तरफ? तो मेरे प्यारों, मैं बात करूं तो पतन की तरफ जो है डगमगाने लगा। अब बात कैसे कैसे होगी? पहले तो इसके हम कार्य क्या थे। संभाजी का एक पुत्र था जिसका नाम था साहू जी। आपने को मैंने पढ़ाया होगा, जो 1689 ईस्वी में मुगलों की कैद में था। औरंगजेब ने, ठीक है ना, येसुबाई व साहू को कैद कर लिया था। तो 1707 ईस्वी में पहले तो उसे आजाद कर दिया। पहला कार्य तो इसने ये किया था। तो कार्य की यदि मैं बात करूं तो संभाजी का पुत्र साहू जी, ठीक है, यदि मैं बात करूं इसका पहला जो कार्य होगा, तो आप बता रहे होंगे संभाजी का जो पुत्र है, इस तरीके से लिख देना है, संभाजी का पुत्र। और पुत्र का नाम क्या होगा सर जी? संभाजी का पुत्र साहू। साहू जो 1689 से, मैं बात करूं कब की बात होगी सर? 1689 ईस्वी से मुगलों की कैद में था। ठीक है ना, मुगलों की क्या होगा सर जी? आप बता देना, मुगलों की कैद में था। मुगलों की कैद में था, कैद में था। ठीक है, मुगलों की कैद में था। तो संभाजी का पुत्र साहू, जो 1689 ईस्वी से मुगलों की कैद में था, 1707 ईस्वी में, मेरे प्यारो 1707 ईस्वी में उसे मुक्त कर दिया। उसे क्या कर दिया? तो आप बता रहे होंगे सर, 1707 ईस्वी में उसे मुक्त कर दिया। पहली बात तो ये होगी, मुक्त कर दिया। क्वेश्चन बड़ा ईमानदार होगा, आएगा तो आप निश्चित तौर पर ऐसे क्वेश्चन का जवाब भी हमें देंगे। ठीक है सर, हिस्ट्री क्यों याद नहीं हो रही, क्या करा जाए? अब यूं भी कोई बात है, क्यों याद ना हो रही? आज के समय में कोई ऐसी असंभव चीज है जो संभव ना हो? ए भैया, तो अपने जो है अस्त्र शस्त्र ने तुम अपने आप ही डाल रहे हो दूसरे के सामने। अब मुझे जो है सूचित कर रहे हो कि सर जी हिस्ट्री याद ना होती, क्या करा जाए? तो परीक्षा फेल की तरफ हो, और ये होगा और कुछ ना होगा। जो बच्चे करने वाले हैं, कभी वो ऐसा व्याख्यान करते ही ना है, वो चुप अपने कोने में बैठ के लगे रहते हैं, और चुप देसी अपने सिलेक्शन लेंगे और अपने निकल जाएंगे। यदि सिलेक्शन लेना है तो करना तो होगा, कैसी भी करूं। ठीक है, आ रही है बात समझ में ना? यदि सिलेक्शन लेना है तो आपको भैया पढ़ना तो पड़ेगा, कैसी भी करना पड़ेगा। चलो, ये पहला कार्य होगा, और पूछा जाता है तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे। अगला कार्य, आमेर में उत्तराधिकारी के प्रश्न पर एक हस्तक्षेप था। आमेर की बात होगी, जो राजस्थान में पड़ता है, आमेर का किला भी पड़ा होगा। आमेर में उत्तराधिकारी के प्रश्न पर हस्तक्षेप कर सवाई जयसिंह को वहां का शासक घोषित कर दिया। अब जो सवाई जयसिंह, जिन्होंने पुरंदर की संधि की है 1665 ईस्वी में, आपको पता भी होगा, शिवाजी से, आमेर में उन्हें शासक घोषित कर दिया। किसने? ये पूछे जाते हैं तो बहादुर साहब प्रथम आप बता रहे होंगे। आमेर में उत्तराधिकारी के प्रश्न पर हस्तक्षेप कर, इस तरीके से लिख देना है सर जी, आमेर में उत्तराधिकारी, कौन से अधिकारी की बात तो होगी मेरे लाडलो? तो मैं बात करूंगा उत्तराधिकारी के प्रश्न पर। आमेर में उत्तराधिकारी के प्रश्न पर हस्तक्षेप कर। प्रश्न पर क्या करना है सर जी? प्रश्न पर हस्तक्षेप कर। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, और आएगा तो निश्चित तौर पर बताएंगे भी। आमेर में उत्तराधिकारी के प्रश्न पर हस्तक्षेप ऐसे कर देना है, हस्तक्षेप कर सवाई जयसिंह को। मेरे प्यारों, किसकी बात होगी? तो आप बता देंगे, सवाई जयसिंह की बात होगी।
बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। सवाई जयसिंह को, ठीक है ना, शासक घोषित किया, क्या घोषित कर दिया? तो आप बता रहे होंगे सर जी सवाई जयसिंह को शासक घोषित किया। कितना सुंदर सा क्वेश्चन होगा, जब परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर ऐसे क्वेश्चन का जवाब भी हमें दे रहे होंगे। ठीक है, तो आमेर में उत्तराधिकारी के प्रश्न पर हस्तक्षेप कर सवाई जयसिंह को वहां का शासक घोषित कर दिया, पूछा जाएगा। बहादुर शाह ने वकील ए मुतक्कल का एक पद था, उसे पुनः स्थापित करके मेरे प्यारों असद खान को इस पद पर नियुक्त किया। ये तो खैर ना पूछा जाएगा, तो ये आप बताएंगे बढ़िया तरीके से। यहां तक ये पॉइंट आया होगा। मेरे प्यारों इसकी मृत्यु की मैं बात करूं, अब मार दो इसे, मृत्यु की बात होगी तो आप बता देंगे सर 27 फरवरी 1712 ईस्वी को। ठीक है, क्या फरवरी की बात है? तो सर आप 27 फरवरी हमें बता रहे होंगे, 27 फरवरी, ठीक है, 1712 ईस्वी को, क्या ईस्वी की बात है? 27 फरवरी 1712 ईस्वी की बात होगी मेरे लाडलो। 27 फरवरी 1712 ईस्वी को सिख नेता बंदा बहादुर के विरुद्ध एक सिख नेता थे जिनका नाम था बंदा बहादुर के विरुद्ध एक सैनिक अभियान में लाहौर में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु 27 फरवरी 1712 ईस्वी को सिख नेता होंगे, ठीक है ना, 1712 ईस्वी को। तो आप बता रहे होंगे सर जी कौन सी नेता की बात है? तो इस तरीके से लिख देना है, सिख नेता बंदा बहादुर। कौन से बहादुर हैं? तो आपको बता देना होगा सिख नेता बंदा बहादुर को। तो 27 फरवरी 1712 ईस्वी को सिख नेता बंदा बहादुर के विरुद्ध, ठीक है ना, ऐसे लिख देना है, बंदा बहादुर के विरुद्ध सैनिक अभियान। बंदा बहादुर के विरुद्ध यदि मैं बात करूं कौन सा अभियान होगा मेरे प्यारों, या सैनिक अभियान बोलूं या सैन्य अभियान? सैन्य अभियान में, ठीक है ना, लाहौर में, ठीक है, किसकी बात होगी सर? लाहौर में इसकी मृत्यु हो जाती है। मित्रों लाहौर में जैसी ही मृत्यु हो जाती है तो उस समय मुगल साम्राज्य इतना उस पर चला गया कि बहादुर साहब प्रथम की जो है मृत्यु के बाद 1 माह तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ। 1 माह तक अंतिम संस्कार नहीं हो रहा है। उत्तराधिकारी के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है ना, किसके लिए? उत्तराधिकार। आवाज मेरी सही ना आ रही? अब बताना एक बार है, आवाज साफ ना आ रही मेरी, आवाज वॉइस सही नहीं आ रही है, आवाज धीमी आ रही है। एक बार बताना कि आवाज सही ना आ रही मेरी। अब आ रही है तेज? चलो बहुत बढ़िया, आ गई सर जी। तो ये आप बता देंगे, ठीक है ना। अब इसी के साथ मेरे प्यारों अगला जो शासक होगा उसका नाम होगा जहांदार शाह। कौन से होंगे? तो आप इस तरीके से लिख रहे होंगे जहांदार शाह। और जहांदार शाह की यदि मैं बात करूं तो ये 1712 से लेकर 1713 ईस्वी तक गद्दी पर बैठे हैं। 1712 से 1713 ईस्वी तक जहांदार शाह होगा। बहादुर शाह की मृत्यु की पश्चात उसके 4 पुत्र थे, ठीक है ना। अब सही आ रही है सर जी, सही तो आ रही है, चलो मस्त आ रही है गुरुजी। ये 2-3 हो रहे हैं ऐसे जिन्हें आवाज ही ना आ रही, पता ना बार बार कह दे हैं सर आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। चलो, अब जैसे ही बहादुर शाह की मतलब मृत्यु होती है तो इसके 4 पुत्र थे। एक का नाम था जहांदार शाह, अजीम उस्सान, रफी उस्सान और जहान शाह के बीच मेरे प्यारों उत्तराधिकारी का युद्ध हो जाता है। किसका युद्ध हो जाता है? उत्तराधिकारी का। मेरे प्यारों तो मैं यहां लिख रहा हूंगा बहादुर शाह की मृत्यु के बाद इस तरीके से लिख देना है। किसकी बात? तो बहादुर शाह की, ठीक है। ये आपको बताना होगा यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात इस तरीके से लिख देना है, बहादुर शाह की जब मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के पश्चात मेरे लाडलो, ठीक है, मृत्यु के पश्चात उसके 4 पुत्र, इसके किसके? बहादुर शाह के, उसके 4 पुत्र। और 4 पुत्र कौन कौन से होंगे? 4 पुत्र, एक का नाम होगा जहांदार शाह। बड़े पुत्र का नाम तो जहांदार शाह है ना,
जो बड़ा पुत्र है, चारों पुत्रों और चारों पुत्रों में यदि मैं बात करूं, एक पुत्र का नाम क्या होगा सर जी? तो पुत्र का नाम होगा जहांदार शाह। एक का नाम है अजीम उस्सान, ठीक है, एक का नाम क्या होगा? तो आप बताएंगे सर जी अजीम उस्सान, इस तरीके से लिख देना है, अजीम उस्सान। एक पुत्र का नाम क्या होगा? अजीम उस्सान। जहांदार शाह, अजीम उस शान, ठीक है ना। रफी उस शान, एक पुत्र का नाम क्या होगा मेरे प्यारो? रफी उस शान, इस तरीके से लिख देना है, रफी उस शान। और यदि मैं एक और की बात करूंगा तो जहान शाह के मध्य मेरे प्यारो एक और था, जहान शाह, ऐसे लिख देना है, जहान शाह के मध्य, जहान शाह के मध्य उत्तराधिकारी का युद्ध हो गया। चारों पुत्र आपस में लड़ रहे हैं, पिता की बॉडी सड़ी जा रही है, उत्तराधिकारी का युद्ध हो गया, ठीक है ना, युद्ध हो गया, इस तरीके से लिख देंगे। गद्दी के लिए आपस में संघर्ष है चारों पुत्रों के बीच। लेकिन मेरे प्यारो दरबार में एक ईरानी गुट के नेता थे जिनका नाम था जुल्फिकार। ईरानी गुट के नेता हैं, जुल्फिकार की सहायता से जहांदार शाह ने मेरे प्यारो, ठीक है ना, गद्दी पर आरूढ़ हुआ। ये आप बता रहे होंगे, ठीक है ना। तो आप लिख देंगे, मैं बात करूं किसकी? दरबार में ईरानी गुट के नेता, इस तरीके से आगे ही लिख देना है। यदि बात होगी सर दरबार में थे एक ईरानी, इस तरीके से लिखेंगे, दरबार में ईरानी गुट के नेता, और नेता का नाम क्या होगा? ईरानी गुट के नेता। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। दरबार में ईरानी गुट के नेता, नेता का नाम क्या होगा मेरे प्यारो? तो आप बता रहे होंगे जुल्फिकार, ठीक है। ईरानी गुट के नेता जुल्फिकार की सहायता से, जुल्फिकार, जुल्फिकार, जुल्फिकार की सहायता से, यही लिख देना है। किसकी सहायता की बात होगी तो आप बताएंगे जुल्फिकार की सहायता से, ठीक है। जहांदार शाह मेरे प्यारो, कौन सी शाह की बात होगी तो आप बताएंगे जहांदार शाह गद्दी पर। जहांदार शाह किसकी बात है? तो आप बता देना गद्दी पर आरूढ़ हुआ। गद्दी पर क्या हो जाता है सर जी? आरूढ़ हुआ, मतलब गद्दी पर बैठ गया। ठीक है भैया, तो ये आप बताएंगे बढ़िया तरीके से। तो जुल्फिकार की सहायता से गद्दी पर आरूढ़ हुआ। और मेरे प्यारो यदि मैं बात करूं, जहांदार शाह ने जुल्फिकार के सहयोग के कारण अपना वजीर, और जुल्फिकार के पिता का नाम था सर जी असद खां, असद खां को अपना वकील नियुक्त कर लिया। ये अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि जहांदार शाह का जो मतलब कि वजीर कौन था? तो जुल्फिकार खां होगा। तो आप बता रहे होंगे जहांदार शाह ने मेरे प्यारो, ठीक है, किसकी बात है? तो इस तरीके से लिख देना है, जहांदार शाह ने जुल्फिकार के सहयोग के कारण, यदि मैं बात करूं किसकी बात होगी? तो जो जुल्फिकार खां है ना, जुल्फिकार खां के सहयोग, जुल्फिकार खां के जो सहयोग के कारण, यदि मैं बात करूं किसके कारण सर जी? सहयोग के कारण, इस तरीके से लिख देना है, जुल्फिकार खां के सहयोग के कारण, ठीक है। जहांदार शाह ने जुल्फिकार खां के सहयोग के कारण अपना वजीर बना लिया, ठीक है ना, अपना वजीर। किसे बनाया? जुल्फिकार खां को अपना वजीर। तथा तथा जुल्फिकार के पिता, ऐसे लिख देना है सर जी, किसके होंगे? जुल्फिकार के पिता, ठीक है। किसके पिता की बात होगी तो आप बता देना जुल्फिकार के पिता, और पिता का नाम होगा असद खां। जुल्फिकार के पिता असद खां को इस तरीके से लिख देना है। सर कौन से खां की बात होगी? असद खां को अपना अपना वकील नियुक्त किया, अपना क्या सर जी? वकील नियुक्त किया। दोनों बाप बेटा को, ठीक है ना, नियुक्त किया। इस तरीके से आपको कर देना है। चलो, तो पिता का नाम था असद खां, जुल्फिकार की। तो जुल्फिकार खां कौन था सर जी? वजीर बन गया, राजा वजीर, ठीक है ना। और जी के पिता थे जुल्फिकार के असद खां, उन्हें अपना वकील नियुक्त कर लिया। ये क्वेश्चन आते हैं, और आते हैं तो आप निश्चित तौर पर ऐसे क्वेश्चन का जवाब हमें देंगे। अब क्वेश्चन आएगा कि जहांदार शाह का जो वजीर कौन था? तो आप बताएंगे जुल्फिकार खां था। यहां तक पॉइंट क्लियर? चलो सर जी, यहां तक तो कंप्लीट है। अब आगे बढ़ जाओ, ठीक है, चलो।
मित्रों, जहांदार शाह के शासन काल की जो पूरी की पूरी बागडोर है, यदि मैं बात करूं किसकी, जहांदार शाह के शासन काल की पूरी बागडोर किसके हाथों में पहुंच गई, तो जुल्फिकार खां के हाथों में चली गई। मित्रों, पूछा जाता है कि आज की जहां मुगल बादशाह जहांदार शाह के शासन काल की पूरी बागडोर निम्नलिखित में से किसके हाथों में थी, तो वहां जब चार ऑप्शन होंगे तब आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, जुल्फिकार खां। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, बताना होगा जहांदार शाह की शासन काल की, यदि मैं बात करूं किसके शासन काल की बात होगी, तो जहांदार जहांदार शाह के शासन काल की। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, यदि मैं बात करूं किसके शासन काल की होगी सर जी, तो जहांदार शाह के शासन काल की पूरी बागडोर। इस तरीके से आपको लिख देना है, कैसी बागडोर की बात होगी सर, पूरी की पूरी बागडोर, ठीक है ना, बागडोर जुल्फिकार के हाथों में थी। जुल्फिकार के, इस तरीके से लिख देना है, जुल्फिकार के हाथों हाथों में थी, जुल्फिकार के हाथों में थी, ठीक है, हाथों में थी। अब जैसे जुल्फिकार कहेगा ऐसा ही भाई साहब शासन चलेगा, ठीक है। औरंगजेब द्वारा 1600, यदि मैं बात करूं 79 में लगाया गया जो जजिया कर है, उसे पूर्णतः समाप्त किसने कर दिया। दीपक रतन कह रहे हैं सर जी ये मध्यकालीन है, आधुनिक भारतीय इतिहास है। भैया आधुनिक भारतीय इतिहास है 1707 के बाद का, ठीक है। चलो, और मैंने शायद यहां ना लिखा हो, एक सेकंड में लिख देता हूं। आधुनिक भारत जो है मॉडर्न 1707 से इस तरीके से लिख देना है 1947 तक, ठीक है ना। 15 अगस्त 1947 तक हम पढ़ेंगे इसे, 1707 से 1947 तक। चलो, अब बात किसकी आती है सर, बात आती है जहांदार शाह के शासनकाल की पूरी बागडोर किसके हाथों में थी, जुल्फिकार के हाथों में थी। औरंगजेब द्वारा, यदि मैं बात किसकी कर रहा हूं यहां पर, तो आप बताएंगे सर औरंगजेब द्वारा, ये लिख देना है, औरंगजेब द्वारा 1679 में लगाया गया जजिया कर जहांदार शाह ने 1712 ईस्वी में पूर्णतः समाप्त कर दिया, अंतिम रूप ही दे दिया। औरंगजेब द्वारा 1679 ईस्वी में जो पुनः जो जजिया कर लगाया था, 1679 ईस्वी में लगाया गया जजिया कर, ठीक है ना, किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा लगाया गया जजिया कर, ठीक है। कौन से कर की बात होगी मेरे प्यारो, लगाया गया जजिया कर, तो आप बता देंगे 1712 ईस्वी में, ठीक है ना, 1712 में जहांदार शाह ने समाप्ति कर दिया। जहांदार शाह ने क्या कर दिया सर जी, जहांदार शाह ने समाप्ति कर दिया। जहांदार शाह ने क्या कर दिया, तो आप लिख देना सर जी समाप्ति कर दिया। आता है क्वेश्चन, आता है तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे। औरंगजेब द्वारा 1679 में लगाया गया जजिया कर 712 में जहांदार, 1712 में, माफी चाहूंगा, 1712 में जहांदार ने समाप्ति कर दिया पूर्णतः है। यहां तक पॉइंट आपके समझ में आए होंगे। चलो, बहुत बढ़िया मेरे प्यारो। जहांदार शाह ने आमेर के राजा थे ना सवाई जयसिंह, यदि मैं बात करूं आमेर के राजा थे मित्रों, और आमेर के राजा सवाई जयसिंह को सवाई राजा की उपाधि प्रदान की, और 7,000 का मनसब प्रदान कर दिया राजा को, और प्रदान करके मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है, ठीक है ना। इस तरीके का क्वेश्चन तो भाई साहब हमसे कई बार पूछा गया। जहांदार शाह ने आमेर के राजा, ठीक है, इस तरीके से लिख देना है, किसकी बात होगी, तो आप बता रहे होंगे सर जहांदार शाह की बात होगी। जहांदार शाह ने, ठीक है ना, किसकी बात है, जहांदार शाह ने आमेर के राजा, यदि मैं बात करूं कहां की सर जी, तो आप बता रहे होंगे आमेर के राजा थे, आमेर के राजा सवाई जयसिंह को। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, आमेर के राजा सवाई जयसिंह को, इस तरीके से लिख देना है, आमेर के राजा थे सवाई जयसिंह को, ठीक है, आमेर के राजा सवाई जयसिंह को, ये लिख देना है।
राजा की उपाधि प्रदान की, मतलब कि राजा की। अब आगे ये सवाई की उपाधि तो औरंगजेब ने दी थी। जहांदार शाह ने आमेर के राजा सवाई जयसिंह को राजा की उपाधि, इस तरीके से राजा की उपाधि, ये आप बता रहे होंगे सर जी, उपाधि, ठीक है। वे 7,000 का, कै हजार की बात होगी सर, 7,000 का मनसब देकर, ठीक है ना, मिर्जा राजा की उपाधि होना। जहांदार शाह ने आमेर की राजा सवाई जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि, ये होगा, ठीक है ना। कौन सी उपाधि होगी, अब सही है, मिर्जा राजा की, ठीक है ना। ठीक है, किसकी बात है सर, मिर्जा राजा की उपाधि वे 7,000 का मनसब देकर, मेरे प्यारो, कितने हजार की बात होगी, तो 7,000 का मनसब देकर, ये आप बता देना, 7,000 का मनसब देकर, और क्या, मालवा का, मेरे प्यारो, इस तरीके से लिख देना है, मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, मालवा का क्या, तो सर जी सूबेदार नियुक्त किया था। आएगा क्वेश्चन तो निश्चित तौर पर हम बता रहे होंगे, ठीक है। किसकी बात है, मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था। मालवा का क्या कर दिया, तो सर सूबेदार नियुक्त किया। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। आ जाए कि मिर्जा की उपाधि, राजा सवाई जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी, तो जहांदार शाह ने। और जहांदार शाह ने, मेरे प्यारो, उपाधि के साथ साथ 7,000 का मनसब देकर मालवा का सूबेदार भी नियुक्त किया था। ये पॉइंट आपको लिख देना है, बढ़िया तरीके से पूछा जाएगा तो, ठीक है। मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी। एक मारवाड़ के राजा थे, मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि देकर गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया। ऐसे काम इन्होंने, उपाधि बहुत बेहतरीन है। और आप बताए होंगे सर जी, मारवाड़ के, इस तरीके से लिखेंगे, मारवाड़ के शासक थे, मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को, ये आप बताएंगे सर किसकी बात होगी, मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को, ठीक है ना, मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को, इस तरीके से लिख देना है। जो मारवाड़ के जो शासक हैं अजीत सिंह को, क्या सर जी, महाराजा की उपाधि देकर, महाराजा की उपाधि, ठीक है ना, महाराजा की क्या दे दी है मेरे प्यारो, उपाधि देकर। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, उपाधि देकर गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया। इसका तो आप बताएंगे, गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया। बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन था, गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया, ठीक है ना, गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया था। बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन आएगा तो आप बताएंगे, ठीक है। चलो, मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि देकर गुजरात का क्या कर दिया, सूबेदार नियुक्त कर दिया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जाएगा तो आप बताएंगे। सर जी, एक राजा राम के पुत्र थे शिवाजी द्वितीय को अनुप सिंह की उपाधि दे दी और 3,000 का मनसब प्रदान कर दिया, ठीक है। चलो, ये ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगला जो इसी में होगा, अगले की बात क्या होगी सर जी, राजा राम के पुत्र थे। यदि मैं बात करूं किसके, तो आप बता देना, राजा राम के पुत्र, ठीक है। और नाम क्या होगा सर जी, शिवाजी। इस तरीके से लिख देना, राजा राम के पुत्र शिवाजी द्वितीय को, मेरे प्यारो, शिवाजी द्वितीय को अनुप सिंह की उपाधि देकर, कौन से सिंह की बात होगी, तो आप बता रहे होंगे, अनुप सिंह की उपाधि देकर। इस तरीके से लिख देना है, अनुप सिंह की उपाधि देकर 3,000 का मनसब प्रदान किया। कितना, 3,000 का मनसब प्रदान किया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। मनसब मतलब कि प्रदान किया, ये भी आप बता रहे होंगे। उपाधि बहुत दी हैं, प्रदान किया, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा किसे, राजा राम के एक पुत्र थे शिवाजी द्वितीय को कौन सी उपाधि दे दी मेरे प्यारो, अनुप सिंह की उपाधि दी और 3,000 का मनसब प्रदान कर दिया। मेरे प्यारो, जहांदार शाह को एक अजीमुशान, मतलब कि मैंने लिखवाया होगा, इसका जो है भाई था अजीमुशान, कहाँ भग गया, ठीक है, अजीम उसान बोलेंगे या अजीम उसान हम बोल देंगे। इसका एक पुत्र था फरुख सियर। नाम क्या था इसके पुत्र का, नाम था फरुख सियर। ये यहां तक हो गए ना। और फरुख सियर ने हिंदुस्तानी, मेरे प्यारो, सैयद बंधु थे, एक का नाम था अब्दुल खां और एक का नाम था अली खां। उनके सहयोग से
अपदस्थ कर दिया, मतलब पद से हटा दिया। क्या कर दिया सर जी? पद से हटा दिया और स्वयं गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है, और इसका जो एक और इसे बोला जाता है जहांदार शाह को, मेरे प्यारों, जहांदार शाह को, ठीक है, जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। जहांदार शाह को क्या कहा जाता है सर जी? लंपट मूर्ख कहा जाता है। बस ये पॉइंट आप लिख देंगे, लंपट मूर्ख कहा जाता है। इसके साथ मेरे लाडलो आगे जो गद्दी पर बैठेगा वो बैठ रहा होगा फर्रुखसियर, और कल हम पढ़ रहे होंगे फर्रुखसियर को बहुत बढ़िया तरीके से। तो ये आपने किए हैं। तो इसी के साथ मेरे प्यारों फिर मुलाकात होगी। तो मैं दूंगा अपनी वाणी को विराम, तो सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।